अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेशन शुरू करने जा रहे हैं जी। लास्ट क्लास में काफ़ी बातें इंट्रोडक्शन पे हो गई। आज हम थोड़ा टेक्निकल साइड पे बात करेंगे जी। आपके सामने ग्रिड मौजूद है जी। सही है जी। इसमें ग्रिड ए, ग्रिड बी है, ग्रिड सी और टीचिंग आवर्स लिखे हैं। टीचिंग आवर्स तो आप कैंसिल कर दें क्योंकि इससे ज़्यादा टीचिंग आवर्स लग रहे होते हैं हमारे पास जी। इतने कम टीचिंग आवर्स में काम नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस भी करनी है, सब चीज़ें करनी है। अच्छा, और एक एम ग्रेड ए में कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन 35 to 45 मार्क्स, बी में कॉस्ट लो 20 to 30 मार्क्स, सी में कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन 30 to 40 मार्क्स। अच्छा, एक बात मैं यार क्लियर कर दूं, देखें यार, मैंने आपको बताया था मैं ये पेपर बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ। 2015 से पढ़ा रहा हूँ मैं ये पेपर। तो ऑलमोस्ट 8 साल हो गए मुझे ये पेपर पढ़ाते हुए। सही है ना, ये वो मतलब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह। मतलब 8 साल से ये पेपर जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और सीए को पढ़ाते पढ़ाते मुझे 9 साल हो गए, और वैसे पढ़ाते पढ़ाते 18 साल हो गए। तो यार ये जो ग्रेड बनी है ना, ये वाली ग्रेड, ये ग्रेड ना बड़ी ओवरलैपिंग है। तो इस ग्रेड को बहुत रिलीजियसली फॉलो नहीं करेंगे हम अपने हिसाब से लेके चलेंगे चीज़ों को। और एक चीज़ बस इतनी तय है कि यार, चूंकि ना मैंने आपको बताया था ये कोर्स छोटा हुआ है। पहले ये कॉस्टिंग कैफ 8 होता था, पहले ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था। ठीक है, तो पहले कैफ 8 होता था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो अभी भी है। तो जब ये कैफ 8 होता था तो काफी बड़ा होता था, वहां ग्रेड का बड़ा काम था। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इतना को खास वो नहीं है। हमने कोशिश ये करनी है हर चीज पढ़ के जाएंगे। अच्छा, इसका मैं आपको सबूत भी दूंगा। अच्छा, ये ना हैंडआउट में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, कल पब्लिक ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ, रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ। जो अलग ग्रुप बन चुका है व्हाट्सएप ग्रुप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का, उसमें भी मैंने शेयर कर दिया। तो अलहमदुलिल्लाह कुछ लोग रजिस्टर हो चुके हैं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये 20 साल का ट्रेंड एनालिसिस है। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको, पिछले 12 साल का ट्रेंड एनालिसिस। देखिए मैंने कहा ना, इस पेपर में बड़ी रिसर्च है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और मैंने आपको ये भी कहा कि यार मेरा पर्पस सिर्फ ये पेपर पास कराना नहीं है आपको। तो मैं इंशाल्लाह MSc2 तक जो है वो नजर आऊंगा, अगर आप हमारे साथ एसोसिएट रहते हैं। तो हमने इस अप्रोच पे काम करना है कि हमें परेशानी ना हो। ठीक है, स्मार्टली भी चलना है मगर हार्डवर्क भी करना है। अभी आप देखें, पिछले 12 साल का एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आप अगर गौर करें, ऑटम 23 का पेपर जो पिछले टाइम का पेपर है, मैंने वो भी इसमें रख दिया है। अच्छा, ये सामने इसलिए रखा है क्योंकि देखें, आपको पता होना चाहिए कि हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होती। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर टॉपिक कभी ना कभी पूछ लिया जा सकता है। आपको इस ग्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नजर आएगी जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऑटम 23 का पेपर आप देखें, एक है पेपर, एक टॉपिक है। अच्छा, पहले टॉपिक होता था बजटिंग का, ये टॉपिक चला गया कैफ 6 MFA में। ये अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये टॉपिक कहाँ चला गया? पहले एक बजटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था जो बोले बहुत आता था, ज्यादा आता था, काफी बार आता था। तकरीबन 20 अटेम्प्ट में, 20 की 20 अटेम्प्ट में आया, अगर मैं पुरानी स्कीम में बात करूँ। ये चला गया कैफ 6 में। इसी तरह एक और टॉपिक होता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी पहले पुराने कॉस्टिंग होता था, ये भी चला गया कैफ 6 में। इसी तरह एक टॉपिक होता था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये चला गया, ये भी कैफ 6 में। एक टॉपिक होता था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये चला गया MSc2 में, क्योंकि मैं MSc2 पढ़ाता हूँ, ये वहां पे चला गया है। और CSET 3 में भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, बताने मैं ये चाह रहा हूँ कि यार बहुत चेंजेस आएंगे इस कोर्स में। अब आपको अगर मैं एनालिसिस दिखाऊं तो आप देखें, एक टॉपिक है सीबी एनालिसिस। क्या लगता है आपको, ज्यादा आता है कम आता है? क्या लगता है, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे? चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे? सीबी एनालिसिस के बारे में क्या कहते हैं? पिछले अगर हम लेट से 2021 से भी देखें, क्या लग रहा है आप इसको, फ्रीक्वेंट टॉपिक बोलेंगे या लेस फ्रीक्वेंट टॉपिक बोलेंगे? ज्यादा पूछा जाता है या कम पूछा जाता है? मेरे ख्याल से अगर आप देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 बार आया हुआ है। बिल्कुल सही कहा लाइबा, आपने सही कह रहे हैं, कशफ सही कह रहे हैं, शाइस्ता, सिराज एवरेज नहीं कहेंगे यार, अबव एवरेज कहेंगे। सही है, क्योंकि आप देखें काफी दफा, अच्छा उससे पहले भी आप देखें सिर्फ 2 छुट्टियां की हैं इसने, सिर्फ 2 छुट्टियां की हैं। से पहले, उससे पहले आप देखें लगातार 6 बार आया हुआ है, लगातार 6 बार आया हुआ है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये हमारा। अच्छा, क्या पहला टॉपिक यही होगा? नहीं यार, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुआ है, BCDEF इस तरह से अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुआ है। मगर बताने का मकसद है सीबी एनालिसिस जरा टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आप देखें, ये सबसे हैवी टॉपिक है। हैवी मतलब ये कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तो आपको नाम ही नहीं पता। तो मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। वो कहते हैं ना, आपको मिलवा रहा हूँ, टॉपिक से मिलवा रहा हूँ। एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ये टॉपिक वो है जो आपको यहाँ नहीं काम आएगा, ये आपको यहाँ के अलावा कैफ 6 में भी काम आएगा। ये आपको BFD जो CFA 4 में पढ़ाता हूँ वहां भी काम आएगा। आप देखें कितने मार्क का है, 15 मार्क का, 17 मार्क का, 14 मार्क का, 20 मार्क का, 19 मार्क का, 15 मार्क। अरे अरे अरे, किसी साल छुट्टी नहीं की इसने। मैक्सिमम कहाँ तक गया, ये मैक्सिमम कहाँ तक गया, ये आप देखें, मैक्सिमम ये 32 तक गया है। स्प्रिंग 2015 में 32 मार्क का भी पूछा गया है। ऑटम 2013 में 27 मार्क का भी पूछा गया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
कोई ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। स्प्रिंग 2022 में 20 मार्क का पूछा गया है, तो ये वन ऑफ द, इस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द कंफर्म टॉपिक, स्टार टॉपिक, स्टार टॉपिक। ठीक है, ये सबसे मैं कहूंगा कि हमारे कॉस्टिंग का पेपर में भी सबसे भारी टॉपिक होगा। भारी वो वाला भारी नहीं, मुश्किल वाला भारी नहीं, मार्क्स वाला भारी। मार्क्स वाइज ये काफी महंगा टॉपिक है, इसकी काफी वैल्यू है, इसकी काफी वर्थ है, इसके काफी मार्क्स है। मैं कौन, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रेंड एनालिसिस कह रहा है, ये ट्रेंड एनालिसिस कह रहा है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, फाइनेंशियल स्टूडेंट चला गया जी, पहले होता था अब चला गया। कैफ सिक्स में टाइम वैल्यू, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में आप एक गौर करें, मुझे बताएं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में मैं नहीं कहूंगा, आप कहेंगे। क्या लग रहा है ट्रेंड देख के? ये एक मैसेज है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट ने अनफॉर्चुनेटली लास्ट अटेम्प्ट में भी एक गलती की थी, एक गलती की थी, जो गलती मैं बात करने जा रहा हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ पहले आप आइडेंटिफाई करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ हम अपनी केमिस्ट्री भी तो मैच करें, हाँ, हमारी भी तो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन लास्ट टाइम कब आया था? ओ भाई, ऑटम 12 में आया था। ठीक है, ऑटम 12 में आया था फुल फ्लैश सवाल। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन ने छुट्टियां करी, छुट्टियां करी, छुट्टियां करी, मगर पिछली 2 अटेम्प्ट से लगातार पूछा गया। यानी कि ये टॉपिक बिल्कुल सही का शाइस्ता आपने। अच्छा, कुछ लोगों ने एफ, कितने लोगों ने आप में से FAR 1 पढ़ लिया? FAR 1 में एक टॉपिक होता है फीफो एफ को, परपेचुअल पीरियोडिक, नाम सुना है आपने ये बातें? फीफो एफ को परपेचुअल पीरियोडिक, ये बातें आपने पढ़ी हैं या नहीं है? यस और नो में जवाब दे दीजिए। ठीक है, शाहिद सर बेस्ट टॉपिक कह रहे हैं, फाद रजा कह रहे हैं कि यस शाहिद सर ने पढ़ा है, और यासिर खान ने पढ़ा है, सनत ताहिर ने पढ़ा है, अवैस नहीं पढ़ लिया, लाइबा ने पढ़ लिया, कशफ शेख ने पढ़ लिया, हारिस खान ने कहा है पढ़ा लिया है, FAR 1 हो चुका है जी, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है भैया, ये टॉपिक जो आपने FAR 1 में पढ़ा था उसका थोड़ा एडवांस है, ये उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन। अच्छा यार, ये चीज ध्यान में रखिएगा, मेरी तस्वीर नहीं आएगी क्योंकि मेरी तस्वीर की जरूरत नहीं है, पेपर में भी मेरी तस्वीर की जरूरत नहीं होगी आपको, आपने खुद सॉल्व करना होगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये ना समझे कि सर ने कि कोई टेक्निकल मसला है, टेक्निकल मसला नहीं है, मगर मैं जो है वो तस्वीर हम शो ही नहीं करते। खैर, अच्छा, तो ये बात हो गई, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को हमने हल्का नहीं लेना है, उर्दू में क्या कहते हैं, हल्का नहीं लेना है। कोई टॉपिक हमने छोड़ना नहीं है, कोई टॉपिक हमने लीनियंट नहीं लेना है, कोई टॉपिक हमने छोड़ के नहीं जाना है, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। वो टॉपिक जो इतने अच्छा, इस बारे में भी ऐसा हुआ कि जब स्प्रिंग 23 में आ गया था, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर ये तो स्प्रिंग 23 में आ गया, क्या ऑटम 23 में जरूरी थोड़ी है वापस है, सर हम इसको छोड़ के जाना चाहते हैं। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, यही डायलॉग था ना, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा नहीं, छोड़ के ना जाए, आप देखें कितना फायदा हुआ। इसी तरह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आप देखें, अगेन पहले नहीं आ रहा था, 3 अटेम्प्ट से आ गया 16 मार्क का। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट 1 अटेम्प्ट पहले आया, 1 अटेम्प्ट नहीं आया था, 1 अटेम्प्ट बाद आ गया। लेबर, अच्छा लेबर के बारे में भी यही कहानी, आप देखें लेबर पहले कब आया था, लेबर पहले कब आया था, लेबर स्प्रिंग 14, उसके बाद से लेबर का टॉपिक, ये लेबर के टॉपिक की बात हो रही है, लेबर के टॉपिक ने कर ली छुट्टियां। स्प्रिंग 14 से आप देखें आ ही नहीं रहता, आ ही नहीं रहता, आ ही नहीं रहता। अब जब से स्कीम चेंज हुई है, 2022 से स्कीम चेंज हुई है, अब आप देख रहे हैं नई स्कीम में, चूंकि कुछ टॉपिक चले गए ना, कुछ टॉपिक ने जगह खाली कर ली ना, कुछ टॉपिक यहाँ से हट गए ना, तो जब वो टॉपिक हट गए तो जगह खुल गई। तो आप देखें लेबर जैसा टॉपिक जो पास में निग्लेक्ट हो रहा था, लेबर जैसा टॉपिक जो पास में इग्नोर हो रहा था, वो भी पूछ लिया गया। मेरी बात समझ आ रही है? मैं बार बार ये बातें कर रहा हूँ कि सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, नई स्कीम में 4 में से 3 बार लेबर पूछ लिया गया, हालांकि उससे पहले आप देखें तो इसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, यहाँ पे नामो निशान नहीं था। क्या ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए टॉपिक हम आपको सारे पढ़ाएंगे, और आपने भी मेरे साथ ये वादा करना है कि यार नहीं सब सर सारे टॉपिक पढ़ा रहे हैं। हाँ, जब ये बिल्कुल, तो हमने क्या करना है, बात समझ आ रही है? अच्छा, लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व आया हुआ है जी 10 मार्क का। अगेन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 17 मार्क का आया हुआ है। उससे पहले आप देखें बीच में 2 अटेम्प्ट पहले आया था, फिर 1 अटेम्प्ट पहले आया था। तो आप देखें अभी नहीं आया हुआ। मैं इस आपकी अटेम्प्ट में स्प्रिंग 24 में इस टॉपिक को हॉट फेवरेट समझता हूँ। अब अभी से मार्क कर लो, ये टॉपिक मेरे नज़दीक इस अटेम्प्ट में स्प्रिंग 24 में आने का है, आने का है। इतनी बड़ी छुट्टियां नहीं की हैं इसने रिसेंट पास में, ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं इसकी, 3 अटेम्प्ट की छुट्टियां हो गई हैं। आप इस अटेम्प्ट के लिए इसको हॉट फेवरेट मार्क कर लीजिए।
फिर इसके अलावा मटेरियल का टॉपिक है। मटेरियल का टॉपिक, अच्छा मटेरियल टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊं, ये क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है? हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आप देखिए हर टॉपिक पे ग्रिप होनी चाहिए, मगर मटेरियल पे खास तौर पे मैं एहतमाम से बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इसके दो दो सवाल आ रहे हैं, पता है 8-8 मार्क के दो सवाल आए हैं। इसमें भी दो सवाल आए, यानी कि एक सवाल नहीं, दो सवाल, छोटे छोटे दो सवाल मिला के 16 मार्क का हो गया। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, स्टार बना देते हैं इस पे। अच्छा, ओवरहेड नहीं आया जी, 3 अटेम्प्ट से आ रहा था, इस अटेम्प्ट में गायब हो गया, तो मैं समझता हूँ आप अपने अटेम्प्ट में ध्यान में रखिएगा। टारगेट कॉस्टिंग भी, अच्छा आप एक चीज नोट करें, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है पिछली 4 अटेम्प्ट में जब से नई स्कीम आई है, आप एक चीज नोट करें, ये 4 अटेम्प्ट नई स्कीम की, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो नई स्कीम में ना आया हो। आप गौर करें, हर टॉपिक नई स्कीम में, जो हाँ जो उड़ गए वो अलग बात है, हर टॉपिक नई स्कीम में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप देखें मौजूद है, कहीं ना कहीं, चाहे भले वो एक बार आया हो पिछली 4 टाइम में से। तो ये एग्जामिनर की तरफ से ऐलान है, ये एग्जामिनर की तरफ से मैसेज है, एग्जामिनर की तरफ से एक खुला आपको चैलेंज है। सब कुछ पढ़ के आना है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, सब कुछ पढ़ के आना है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। हाँ वो अलग बात है, कुछ टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक प्रीमियम है, कुछ टॉपिक की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसमें कौन है, जिसमें डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, किसी और कलर से लिख सकते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग है, जिसमें और कौन है जी, जिसमें डिसीजन मेकिंग के अलावा ये क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, ये लेबर को नहीं कहूंगा मैं, मटेरियल है, जिसमें एब्जॉर्प्शन माइनर इस अटेम्प्ट के लिए हो गया। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग ये टॉपिक ऐसा है कि जो अभी खुद नहीं आएगा। अच्छा, जिस अटेम्प्ट में प्रोसेस नहीं आएगा, इसमें आप देखें ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट आया हुआ है, क्योंकि ये ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट मिलके आता है, मेरी बात समझे, जिस प्रोडक्ट में प्रोसेस नहीं है, आप देखें इसमें ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट है, अगेन इसमें प्रोसेस नहीं है, इसमें ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, वन ऑफ द बेहतरीन टॉपिक, वन ऑफ द जबरदस्त टॉपिक। आप बात समझ रहे हैं? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो बेस्ट टॉपिक। तो यार हमने पढ़ने सारे टॉपिक है, हमारी पूरी किताब है, मैं पूरी उसका इंडेक्स भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, हमने पढ़ने सारे टॉपिक हैं, मगर कुछ टॉपिक को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कुछ टॉपिक को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना। मेरी बात समझ आ रही है? मगर आपने कोई चीज कलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, ये इसका मैसेज है। अच्छा, पिछले भी एनालिसिस देख लें, उससे पहले भी देखें, बजटिंग एक टॉपिक था चला गया, सीपी एनालिसिस की पहले भी इंपॉर्टेंस थी, डिसीजन मेकिंग की पहले भी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, ये एनालिसिस मैंने अपडेट कर दिया, ऑटोम का पेपर भी अपडेटेड हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपके लिए एक एनालिसिस और रेडी किया है कि कौन सा सवाल कितने कितने मार्क्स का कब कब आया हुआ है, ये देखें डेटा एनालिसिस। सीबी एनालिसिस एक टॉपिक का नाम था, सीबी एनालिसिस टॉपिक का नाम था, कब कब आया हुआ है, कितने कितने मार्क का, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये देखें सब लिखा हुआ है। इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको बार बार फिक्र नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है? ये सारा सीपी एनालिसिस है। बुक अवेलेबल हो जाएगी जी इंशाल्लाह, जल्द अवेलेबल हो जाएगी, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह जल्द अवेलेबल हो जाएगी बुक। 2 वीक्स के अंदर अंदर कोशिश है कि आपको बुक अवेलेबल करा दी जाए इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह 2 to 3 वीक्स इंशाल्लाह। अभी थोड़ा मैं टैक्स से काम में लगा हूँ यार, टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है, तो मैं उससे फारिग हो जाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कुछ थोड़ी बहुत अपडेशन हो जाए, थोड़ी बहुत अपडेशन इंशाल्लाह। तो अगर वो हो जाती है, अल्लाह ने चाहा तो फिर अक्टूबर मिड तक मेरी कोशिश है कि आपको मिल जाए इंशाल्लाह, मैक्सिमम साइड पे अक्टूबर मिड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था, लास्ट टाइम वाली बुक चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी, कुछ रिसेंट कुछ क्वेश्चन वगैरह मैं चेंज करूंगा। अच्छा, ये देखें, सी में डिसीजन मेकिंग कब कब आया है, कितने कितने मार्क का, कब कब आया है, कितने कितने मार्क का, कुछ अटेम्प्ट में दो दो बार भी आया है, कुछ अटेम्प्ट में दो दो बार भी आया है, देख रहे हैं, कुछ अटेम्प्ट में दो दो बार भी आया है, देख रहे हैं, कुछ अटेम्प्ट में दो दो बार भी आया है डिसीजन मेकिंग। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छुट्टी नहीं करता, छुट्टी नहीं करता। फिर उसके बाद आप देखें इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये पहले नहीं आ रहा था, देख रहे हैं ये अब आना शुरू हो गया। जॉब और एंट्रियां वगैरह ये बीच बीच में आता है, मगर इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट
देखें दोनों ऑटम में आए, जिसमें प्रोसेस नहीं आता उसमें आ रहा होता नॉर्मली, लेबर पहले नहीं आता था, अब आना शुरू हो गया है। तो ये आपको एक चेकलिस्ट के तौर पे हेल्प करेगा कि आपको लास्ट में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि जी कौन सा सवाल कहाँ पे किस अटेम्प्ट में आया हुआ है, तो आप चाहें तो ये एनालिसिस आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे इसीलिए शेयर कर दिया पीडीएफ में, आप चाहें तो ये और लोगों से भी एनालिसिस शेयर कर देना, आसानी हो जाएगी। मटेरियल के देख रहे हैं दो दो सवाल आ रहे हैं, ऑटम टेक्स में मटेरियल के दो दो सवाल हैं 8-8 मार्क्स के, 16 मार्क बनता है। स्प्रिंग टेक्स में भी दो दो सवाल है, ऑटम बाई में भी दो दो सवाल है। आप देख रहे हैं नई स्कीम में ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि मटेरियल के डबल सवाल आ रहे हैं, 1 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 8 और 8 16 मार्क्स, 9 और 5 14 मार्क्स, 8 और 10 18 मार्क्स। देख रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है ये हमारा। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, ओवर का टॉपिक है, ये अभी नहीं आया मगर ये लगातार आ रहा था। ऑटम 22 में इसके दो सवाल आए थे, ठीक है। तो अभी आप स्प्रिंग 24 के लिए मार्क कर लो, ये आने का है क्योंकि ऑटम 23 में नहीं आया, और लेकिन उससे पहले दो दो सवाल भी नजर आ रहे हैं कुछ टॉपिक में, कुछ कुछ ईयर्स में, ठीक है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग अगेन मैंने कहा बैकबोन है, ठीक है। अभी टेस्ट शेड्यूल अभी नहीं, इंशाल्लाह पहले हम कुछ टॉपिक कवर कर लें फिर टेस्ट लेंगे। लास्ट टाइम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 टेस्ट कंडक्ट किए हैं अल्लाह का शुक्र, और मेजोरिटी उसमें 7-8 टेस्ट जो है चेक होकर वापस भी दिए गए स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार भी प्लान है पूरा टेस्ट वेस्ट का, मगर अभी पहले हम कुछ कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर टेस्ट प्लान आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये हमारी बुक का इंडेक्स है, ठीक है। इसके पेज नंबर अगर बुक अपडेट होगी तो चेंज हो जाएंगे पेज नंबर्स। आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस हम लेके चलेंगे, ये सीक्वेंस बड़ी यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा तरीकेकार क्या होगा, हमारी अप्रोच क्या होगी, मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर अब प्रॉपर जो है वो काम शुरू करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें ये हमारी अप्रोच होगी कि हम जो है क्या करेंगे। ये 3 वादे याद आ रहे हैं आपको भाई, ये 3 वादे याद आ रहे हैं, ये बार बार याद दिलाए जाएंगे। कर देंगे इंशाल्लाह शेयर, क्या नाम है, शाइस्ता बिल्कुल शेयर कर देंगे टेस्ट प्लान। नो पेंडिंग लेक्चर, मेक प्रॉपर रजिस्टर, गिव ऑल टेस्ट, ठीक है। अप्रोच क्या होगी, पहले हम बैकग्राउंड पे बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बैकग्राउंड क्या है, इजी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, 2+2 4 टाइप की क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे दूसरी जगहों से, मैडन उजरे से, एसीसीए से, आईसीए से। आईसीए में से मैडन उजरे किताब का नाम है, कॉलिन ड्यूरी एक किताब है, वो उससे भी हम कर सकते हैं बिल्कुल, कुछ कॉलिन ड्यूरी के भी सवाल है। और लास्ट में आईकेएफ के पासिबर्स करेंगे, जिसमें KF3 का पुराने जो पासिबर है वो गए, KF8 हो गया, मैक मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैं पहले पढ़ाता था मॉड्यूल एफ के, कुछ लिमिटेड सवाल हम वो भी देखेंगे। और इसके अलावा आपने रिवीजन करना होगा, टेस्ट देना होगा और ईयरली पेपर सॉल्व करने होंगे, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूंगा यार, स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग का, क्या कहते हैं वो, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग की हैंडआउट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा पेपर देखें हार्ड है या सॉफ्ट है, हमारी तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना, हमेशा तैयारी हमारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि पेपर मुश्किल आ गया था, मगर पेपर मुश्किल आ सकता है, ठीक है ना। तो हमारी तैयारी हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम इसीलिए मैक्सिमम डिफिकल्ट, मैं आपको सीए फाइनल के सवाल भी इसीलिए करा रहा हूँ, सीए फाइनल भी इसीलिए करा रहा हूँ, तो आपको जो है ना क्या कहते हैं परेशानी ना हो, समझ ना, परेशानी ना हो, सीए फाइनल के सवाल भी इसीलिए कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं कि परेशानी हो सकती है, मगर अगर हम अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों से वो भी शेयर करना कर दिया था हैंडआउट, मैं वापस शेयर करता हूँ, लास्ट वीक मैंने शेयर किया था हैंडआउट, सॉफ्ट में मैं ग्रुप में वापस शेयर करूँ, किसी का मेरा नंबर नहीं है तो मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर लिया, हैंडआउट अगर किसी का नहीं है मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसमें हैंडआउट जो है वो शेयर किए जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक हो गया जी। अच्छा क्या बात हो रही थी, वेलकम जी। अच्छा अभी ये कुछ मैं बात करना चाहूंगा बेसिक्स ऑफ कॉस्ट पे। देखें जी एक बात याद रखें, पहले मैं एक बात कर लूं जो शायद मैं आज फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, उसके बाद शायद मैं नहीं करूंगा। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, इन तीनों का फर्क समझ लें पहले। जो हम KF1 पढ़ते हैं, FR1 पढ़ते हैं, वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो होती है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना। जो आप बचपन में इंटर और इंटर वगैरह में पढ़ते थे या ओ लेवल्स वगैरह में पढ़ते थे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी ज़्यादातर उसमें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है IAS से, IFRS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इसका लिए पर्पस क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करना, फाइनेंशियल पोजीशन मेजर करना एंटिटी की। और स्टेक होल्डर्स के लिए बनाई जाती है रिपोर्ट, ये इंटरनल लोगों के लिए नहीं बनाती, ये आउटसाइडर्स के लिए बनाई जाती है। आउटसाइडर समझते हैं, आउटसाइडर्स में कौन आता है, स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल दें, स्टेक होल्डर जिसका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, कौन कौन लोग ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होते हैं, बताएं जरा सोचें।
जी जवाब दें। हाँ शाबाश। और कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको चाहिए होता है? बिल्कुल सही का स्टेक होल्डर्स में बैंकर्स आ सकते हैं, कस्टमर्स आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स आ सकते हैं। बिल्कुल सही है शाइस्ता, कशर शेख, सिराज बिल्कुल सही है, इन्वेस्टर्स। सनत तारिक सही कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स। और बताएं। बिल्कुल सही है, डायरेक्टर्स आ सकते हैं, लाइबा सही कह रहे हैं, एम्प्लॉइज भी आ सकते हैं, वेरी गुड। एम्प्लॉइज को भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी होती है कि अगर कश्ती डूबने वाली है, कंपनी के हालात बुरे हैं, कंपनी के अंदर कोई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, कंपनी लॉसेस में चल रही है, तो ऐसी कंपनी में रुकने का कोई फायदा नहीं है, दूसरी कंपनी ढूंढो। ये कंपनी तो कभी भी बंद हो जाएगी, ये कंपनी तो कभी भी बंद हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? कस्टमर्स भी देखते हैं कि यार हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्या। कुछ कस्टमर्स को कभी एडवांस देना पड़ता है, तो क्या हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी जो है मिसाल के तौर पे एक चीज ऑनलाइन ऑर्डर की और मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे अब ये हुआ कि यार मुझे देखना भी चाहिए था कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी कि वो कंपनी इस लायक भी थी कि हम उससे चीज मंगवा सकें। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका पर्पस कौन सा है? इसका पर्पस कुछ और है। पहली और आखिरी बार बात हो रही है आज, इसके बाद पूरे कोर्स में शायद इस पर कोई बात ही नहीं होने की है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, जो FAR 1 पढ़ते हो आप, कैफ 5 पढ़ते हो, कैफ 1 पढ़ते हो, जो जो आप PRC में पढ़ते हो, उसका पर्पस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन होती है। वो शेयर होल्डर के लिए बनाई जाती है, वो स्टेक होल्डर के लिए बनाई जाती है। उसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। मगर हमारे टॉपिक का नाम क्या है, हमारे सिलेबस का नाम क्या है? हम क्या कह रहे हैं? CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझ लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है जी कि कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू हेल्प रन द बिजनेस। बिजनेस रन करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से आएगी? वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आएगी। एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सवाल। क्या करें, लॉन्च कर दें या ना करें? कौन बताएगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट बताएगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो ये बताएगा कि डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ। डेबिट क्रेडिट की बातों में, की लैंग्वेज में बातें होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये नहीं होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूछा जाएगा कि क्या नया प्रोजेक्ट लगाया जाए, नहीं लगाया जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूछा जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट ए को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, ये कंटिन्यू कर दिया जाए। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट ए में लॉस आ गया, क्या बंद कर दें? हाँ, बंद कर दें क्या? डिपेंड करता है। एक बंदा आपके पास आया, उसने बोला फैक्ट्री बंद करो, मुझसे परचेज करो, मैं बहुत सस्ता दे रहा हूँ माल। क्या हम मेक करें या बाय करें? ये भी एक डिसीजन होता है, मेक करें या बाय करें। मेक मीन्स के अपने यहाँ बनाए, बाय मीन्स के हम बाजार से खरीदें। तो ये सारी की सारी बातें किसकी अम्ब्रेला में आती हैं, किसके डोमेन में आती हैं? ये बिजनेस को रन करने में आती हैं। इसीलिए ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डोमेन में आएंगे। हमारा काम आज बहुत डिफरेंट है, हम बहुत डिफरेंट लोग हैं। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि फीजिबिलिटी क्या है, शायद कह सकते हैं एक तरह से हम प्रॉफिट एनालिसिस भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी चीज है, इसको हम कह रहे हैं कि इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट दैट कैन बी यूज टू हेल्प रन द बिजनेस, दैट कैन बी यूज टू हेल्प रन द बिजनेस। अच्छा, एक बात का जवाब दें। शेयर होल्डर को क्या रनिंग ऑफ द बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाता है, यस और नो? क्या शेयर होल्डर रनिंग ऑफ द बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, यस और नो? जवाब दें। हाँ, शेयर होल्डर को क्या ये बताया जाता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सना ताइस, लाइबा, शाइस्ता, एमा वैस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया यहाँ पे शेयर होल्डर नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। यहाँ पे किसके लिए होगा? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ताल्लुक इंटरनल मैनेजमेंट से, स्टेक होल्डर से नहीं है, आउटसाइडर से नहीं है, इंटरनल मैनेजमेंट से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, एक फनी सी एग्जांपल दूं आपको। कोकोमो, मुझे बताएं प्रॉफिट में लॉस में, क्या लगता है आपको? हाँ भाई, कोकोमो प्रॉफिट में लॉस में? ऑब्वियसली सबकी दिल से आवाज निकलेगी, जाहिर सी बात है। प्रॉफिट में होगी ना यार। एक बिस्कुट कम कर दिया, हाँ? अब मुझे बताएं, वो जो उन्होंने, अजीब फनी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, कि उन्होंने जो एक डिसीजन लिया कि छोटा पैक निकाल दिया, बिस्कुट कम कर दिया, चॉकलेट कम कर दी। तो ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अम्ब्रेला में आते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अम्ब्रेला में आते हैं? कितने रुपए का पैक साइज निकालना है? हाँ, 20 रुपए वाला पैक निकालना है, उसमें कितने बिस्कुट डालने हैं? 50 वाले में कितने बिस्कुट डालने हैं? हाँ, 5 वाले में से हवा भर के दे देनी है, कुछ भी नहीं देना अंदर। ये डिसीजन कौन लेता है भाई? ये डिसीजन शेयर होल्डर नहीं लेता, शेयर होल्डर ये मैनेजमेंट लेती है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। मेरी बात समझ आ रही है? छोटे से छोटे डिसीजन आप देखें ना, डिसीजन ही है ना यार। सही है कि कौन सा पैक साइज लॉन्च करें। अभी आप देखते हैं कभी वो रमजान ओ बकरीद करीब आती है, तो डील आनी शुरू हो जाती है कि जी 2 पैक के साथ 1 पैक फ्री।
या वो कहते हैं मसाले के पैक, जंबो पैक आने लगते हैं कि बिरयानी मसाले के साथ जो है वो आप चाहें तो कबाब मसाला ले लें और उसके साथ चाहें तो कढ़ाई गोश्त मसाला ले लें, और तीनों एक साथ लेंगे तो एक पैक बनेगा। पैक बनेगा तो आपको 10-20 रुपये उसमें कम हो जाएंगे। ये डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर रहा है। The purpose of management accounting is to provide detailed financial information to management so that they can plan and control the activities or operation for which they are responsible. Management accounting information is also provided to help managers to make other decisions. In other words, management accounting provides management information to assist with planning, control, and one of decisions. Planning, control, and one of decisions. मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं यार, मुझे एक बात बताएं, कभी आपने कभी बजट का नाम सुना है? बजट क्या होता है? इवन तो ये टॉपिक हमारे पास अभी नहीं आ रहा, कैश 6 में आएगा, मगर एक बात तो पता होनी चाहिए, व्हाट इज बजट? एनीवन? कहते हैं ना घर का बजट बनाने, बजट कहते हैं एस्टिमेट को, बजट कहते हैं प्लान को। अच्छा, प्लान की बात कर लेते हैं, फोरकास्ट को। आपको क्या लगता है फोरकास्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा? अगर कोई फोरकास्ट बना रहे हैं, एस्टिमेट बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ लिख रहे हैं, फ्यूचर का कोई एस्टिमेट बना रहे हैं, क्या कहते हैं? हाँ, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा। मैं क्या पहले दिन बहुत डिटेल बात कर रहा हूँ, आगे जाके मैं ये बातें नहीं कर सकूंगा आपसे, आगे जाके टॉपिक पे बात होगी भाई। बिल्कुल सही कहा लाइबा आपने, सही कह रहे हैं शाइस्ता। और कोई ट्राई करे? सही कह रहे हैं सनत ताहिर, बिल्कुल सही है। बाकी सारे लोग माशाल्लाह, काफी सारे लोग लाइव में आ गए हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सही है जी, आप बिल्कुल सब लोग सही फरमा रहे हैं कि हमें जो है इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रखना होगा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता। फाद दादा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इससे मैनेजमेंट को प्लान करने में आसानी होती है, कंट्रोल करने में आसानी होती है, वन ऑफ डिसीजन लेने में आसानी होती है। डिसीजन बहुत सारे मैंने आपको बता दिए। ये भी तो एक डिसीजन होता है ना यार, कि हम जो है वो रमजान डील लॉन्च करें या ना करें। रमजान डील सुना है आपने? हाँ। अच्छा, अब आ जाए जरा कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? अच्छा यार, एक बात याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस बहुत छोटा है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स एंड अकाउंटिंग फॉर दिस कॉस्ट। मुझे एक बात बताएं, देखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख रहे हैं, इतनी बड़ी चीज है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग छोटा सा डोमेन है इसका। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़े बड़े डिसीजन ले रही है, डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कह रही है भाई सिर्फ हम कॉस्ट तक एसोसिएटेड है, हमारा स्कोप, हमारा जो काम है वो सिर्फ कॉस्ट डिटरमिन करना है। ठीक है, छोटा काम हुआ ना यार, छोटा काम हुआ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज कॉस्ट? फिर मैं आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट कराता हूँ। कॉस्ट 3 तरह की होती है जी। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है ओवरहेड। अच्छा, मैं अभी एक क्लास ले रहा हूँ, एक कुर्सी में बैठ के, मैं एक क्लास ले रहा हूँ, एक कुर्सी में बैठ के, एक कुर्सी प्लास्टिक की है, तो मुझे बताएं कि इसमें क्या कॉस्ट लगी होगी? इसमें एक लगा होगा चेयर की। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इसमें जो चेयर आप भी बैठ के क्लास ले रहे हो, शायद आपकी चेयर वुडन हो। लेट से मैं मान लेता हूँ मेरी चेयर प्लास्टिक की और आपकी वुडन चेयर है, वुडन की लकड़ी की चेयर है, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं। तो यार मेरी चेयर में क्या लगा होगा? प्लास्टिक लगा होगा। इसके अलावा मेरी चेयर में क्या होगा प्लास्टिक के अलावा? हाँ, प्लास्टिक है, फिर मैं देख रहा हूँ कुछ इसके मेटल के रॉड्स हैं, ठीक है, उसको सहारा देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा जो है ना वो, ये मैं खाली प्लास्टिक से चेयर नहीं बना सकता, मुझे लेबर की कॉस्ट भी पे करनी पड़ी होगी। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा? ये जो प्लास्टिक और मेटल बोर्ड, मेटल रॉड वगैरह, ये मेरा क्या है? ये मटेरियल है, मटेरियल लेवल लगा। सही है ना बात? समझ रहे? मटेरियल। इसी तरह चेयर के बाद हम आ जाएं, जो है सॉरी, चेयर के अंदर हम आ जाएं, इसके अलावा हमें लगे कि लेबर की कॉस्ट, हमें लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, हमें एक बंदा बुलाना पड़ेगा, उसको बोलना होगा कि यार ये कन्वर्ट कर दो। अगर मटेरियल हमारे पास है फिर भी हमें कुछ और एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। सही है ना? और इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल जी, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होते हैं ना। बिल्कुल, आप ये सेशन अभी मगरिब की अजान पे खत्म हो जाएगा 15 मिनट में, तो बिल्कुल मैं इस पे गाइड करूंगा कि रिकॉर्डेड आप लोग कैसे एक्सेस करोगे। अच्छा, लेबर। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास होते हैं कुछ, जाहिर सी बात है, वो जगह जहाँ पे बनी होगी ये, क्या कहते हैं, जहाँ पे जिस फैक्ट्री में ये चेयर बनी होगी मिसाल के तौर पे, तो उस फैक्ट्री का कोई रेंट होगा, उस फैक्ट्री के कोई एक्सपेंसेस होंगे, उस फैक्ट्री के कोई खर्चे होंगे, उस फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का बंदा भी होगा, उस फैक्ट्री में जो है वो बिजली का बिल भी आता होगा, उस फैक्ट्री में मशीन भी होगी जिसकी डेप्रेशन लग रही होगी। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। मेरी बात समझ आ रही है? लेबर और ओवरहेड के अलावा। जी बिल्कुल सलीम, बिल्कुल मैं इस पे बात करता हूँ,
अभी पोर्टल पे कैसे होगा, पोर्टल का विजिट भी करा दूंगा आपको। अभी मैं आप लोगों को पोर्टल का विजिट भी करा दूंगा, टेंशन ना लें। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात करने जा रहे थे? मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया। अच्छा यार, खाना बनाने का शौक किसको है? हाँ, कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक होता है। तो जब हम खाना बनाते हैं, लेट से हम क्या बनाए, कुछ आसान सी चीज बना लेते हैं यार। क्या बनाए आसान सी चीज? हम्म चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, चिकन कढ़ाई। नूडल्स बनाएंगे, नूडल्स तो बहुत आसान होते हैं। बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा चले, कोई बात नहीं। हम ऐसे ही एक फर्जी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बिरयानी, ये बिरयानी बहुत मेहनत लगती है बहुत ज्यादा यार, ऐसा ना करो यार। ठीक है। अगर हम बात करें क्या नाम है, अपनी जिसे कहते हैं ना कि चिकन कढ़ाई बनानी है, तो इसमें मटेरियल क्या होगा? हाँ, मटेरियल क्या होगा चिकन कढ़ाई बनाने के लिए? चिकन होगी भाई। इसके अलावा टमाटर होंगे। हाँ, इसके अलावा और क्या होगा? दही होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इसी तरह की कोई चीजें होंगी ना। अच्छा, फिर अगर मुझे चिकन बिरयानी, लेट से चिकन कढ़ाई आपने घर पे नहीं बनानी, मिसाल के तौर पे मसाला होगा। यस, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मसाले के बगैर तो टेस्ट ही नहीं आएगा। नेशनल का या शान का मसाला लेंगे। ऑयल होगा, वेरी गुड पॉइंट। क्या बात है जी, कुकिंग आती है सबको माशाल्लाह। और गैस तो नहीं, गैस मटेरियल में नहीं आएगी ना चंदा। यही मैं बता समझाना चाह रहा हूँ। तो अब आप लेट से, आपने ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप माशाल्लाह क्वालिफाई हो गए, आपका सीए क्वालिफाई हो गया है। और अब आपने घर में दावत करी। क्या करी यार, घर में दावत की, और आपने कहा जी दावत में ना हम बेहतरीन बावर्ची का खाना पकवाएंगे। ओ भाई, बेहतरीन बावर्ची को बोला यार, मटेरियल हमारी मर्जी का होगा। बहुत ही बेहतरीन जगह से हम जो है चिकन परचेज करेंगे, बिल्कुल ही हेल्दी चिकन होगी वो जी, लेट से। और हम आपको इंग्रेडिएंट खुद देंगे, क्योंकि हमें ये है कि यार इंग्रेडिएंट हमारी मर्जी के होने चाहिए। बस आपने ये करना है, क्योंकि हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी, हम बावर्ची से कह रहे हैं, और हम यार खुशी बहुत है, हम सीए क्वालिफाई कर गए हैं। तो आपने यार ये कढ़ाई तो आपने बनानी, बिरयानी के मैंने किसी और बंदे को अप्रोच कर लिया है, खीर के लिए मैंने किसी और बंदे को बोल दिया है। ठीक है। चिकन टिक्के के लिए मैंने किसी और बंदे को बोल दिया है। ठीक है, मगर यार ये कढ़ाई आपने बनानी। वो बंदे कहने लगा ठीक है मैं बना देता हूँ। अब आपने उसको जो है ना ये सारे मटेरियल दे दिए। इसके अलावा और क्या कॉस्ट लगेगी? दूसरी कॉस्ट किसकी लगेगी? लेबर की लगेगी। लेबर मतलब वो जो बावर्ची है, बावर्ची नहीं बोलिएगा भाई, नाराज हो जाएगा। क्या बोलते हैं? बावर्ची नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? शेफ। शेफ बोलते हैं ना आजकल, जो महज़िब वर्ड है क्या है? शेफ है ना मेरे ख्याल से। हाँ, तो शेफ की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मास्टर शेफ आ गया वो बंदा, खैर। इसके अलावा और क्या कॉस्ट आएगी उसकी? इसके अलावा जो कॉस्ट आएगी वो उसके लगेंगे ओवरहेड शेफ के। क्या लगेंगे? गैस के बिल, गैस लगेगी इसमें। और क्या लगेगा? बिल्कुल बिजली लगेगी। जाहिर सी बात है, अंधेरे में बैठ के तो नहीं बनाएगा ना वो। हाँ भाई, अंधेरे में बैठ के तो नहीं बनाएगा ना, बिजली तो लगेगी ना यार। पावर बिल तो नहीं, आप बोले नहीं यार, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का चूल्हा थोड़ी है। ओ बाबा, जिस जिस बल्ब के नीचे वो बैठ के बना रहा है, जिस लाइट के नीचे बना रहा है, उसका भी तो बिल आएगा नहीं आएगा? फिर उसके अलावा ये है कि उसकी जो जो इसके इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसकी डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है कि यार ये एक रियलिटी है, ओवरहेड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अगर वो बहुत अच्छी जगह पे, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो ठीक है। बट अगर उसने सिक्योरिटी गार्ड के लिए रखा है बंदा, बिल्डिंग का रेंट, वेरी गुड पॉइंट, अगर उसका अपना नहीं है बावर्ची, तो वो रेंट भी तो आपसे कवर करेगा। वो कहेगा यार रेंट की कॉस्ट भी तो लग रही है। नहीं है ना? मेरी बात समझ आ रही है? कि कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन रिलेटेड बाकी कॉस्ट है वो सारी की सारी ओवरहेड है, जो मटीरियल लेबर के अलावा है। ओवरहेड में क्या आता है? मटेरियल लेबर के अलावा, अदर देन मटेरियल, अदर मटेरियल लेबर। और बताएं। वो शेफ बड़ा ब्रांडेड है। वो शेफ बड़ा ब्रांडेड है। उसको बड़ा डर लगता है जी, ये मेरे इक्विपमेंट जाया ना हो जाए, जल ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए। उसने इंश्योरेंस भी कराया हुआ है। आप समझ रहे हैं? वो शेफ जो है वाकई बड़ा ब्रांडेड है भाई, उसने बेहतरीन बनाया हुआ है। आपको लग रहा था कि कोई बंदा होगा बेचारा इतना मोटा ताजा बैठा होगा बावर्ची टाइप का, भाई वो बंदा तो बड़ा ऑर्गेनाइज निकला। उसने तो बाकायदा सुपरवाइजर रखा हुआ है, वेरी गुड पॉइंट, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है। उसने तो सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है, कैमरे भी लगाए हुए हैं। इंटरेस्ट हराम है जी, इंटरेस्ट पे बात नहीं करेंगे अभी। बहुत जरूरत होगी तो बात करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारे के सारे क्या है? ओवरहेड्स है ना। बात समझ आ रही है? तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनाई जाएगी तो मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा और ओवरहेड लगेगा। बिल्कुल, अगर डिलीवर करके देना है तो डिलीवरी चार्जेस भी आ सकते हैं। सही कह रहे हैं शायद का। अच्छा, एक बात, यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? लकड़ी की कुर्सी पे आप बैठे हैं तो मटेरियल क्या होगा? वुड। वुड मटेरियल होगा। और अगर आप उसमें फिर कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा, वो भी कॉस्ट है। ठीक है, वो भी कॉस्ट है।
ओवरहेड्स में क्या आ जाएगा, बाकी सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, रेंट आ जाएगा, पावर की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना, वो सारे खर्चे आ जाएंगे जो अदर देन मटेरियल लेबर है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात ध्यान में रख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट बिहेवियर। एक और बात ध्यान में रख लें। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि दो तरह की कॉस्ट होती है, ये एक और चीज है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। क्या होती है? एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक होती है फिक्स कॉस्ट, गौर से सुनिएगा। अच्छा, एक और बात भी मैं यहाँ पे कर लूंगा यार, ताकि परेशानी ना हो। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, सुनिएगा। ट्रेसेबल इंटू सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या फर्क है? सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस पे मैं एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल भी पूछता हूँ आपसे। ट्रेसेबल का मतलब है जो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए, आइडेंटिफाइबल टू सिंगल प्रोडक्ट। मुझे बताएं, चेयर बनाने में प्लास्टिक लग रहा है, एक चेयर में कितने रुपए का प्लास्टिक लगेगा, आइडेंटिफाई हो सकता है नहीं हो सकता? जवाब दें। एक चेयर में, नहीं, सीन इन द प्रोडक्ट कहा था, ये डेफिनेशन सही नहीं है। एक चेयर में कितने रुपए का प्लास्टिक लगा है, क्या ये आइडेंटिफाई हो सकता है? यस और नो जवाब दीजिए। हाँ, प्लास्टिक यार, जो एक्सपर्ट है वो बता देगा कितना किलो प्लास्टिक लगा है। जो चेयर बनाने वाला बंदा है वो आसानी से बता देगा। सही कह रहे हैं अवैस, सनत आयड, लाइबा, शाइस्ता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह एक आप वो बनाए थे, खाना बनाए थे, जो एक चिकन कढ़ाई में कितना चिकन डलता है ये लिखा होता है, बल्कि मसालों के डब्बों के पीछे भी लिखा होता है। ट्रेसेबल है ना, पता है कि कितने टमाटर डालने हैं, कितना आपने मुर्गी डालनी है, कितना आपने दही डालनी है, कितना आपने जो है वो क्या कहते हैं मसाला डालना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो ट्रेसेबल होती है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटीरियल। अच्छा, अभी मैं एक कमीज पहना हूँ, आप एक शर्ट पहने, तो मुझे बताएं इसमें इसकी कॉस्ट क्या है? हाँ, इसमें एक कमीज बनाने में क्या कॉस्ट लगती है? एक टेक्सटाइल कंपनी है, एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, वहाँ कमीज बनती है लेड से। तो कमीज में कॉस्ट क्या लगती है? सबसे बेसिक कॉस्ट क्या है, सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है, सबसे भारी कॉस्ट क्या है, सबसे मेन कॉस्ट क्या है आजकल? वैसे अलग बात है, दूसरी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो गई, मैंने अभी स्टिचिंग कराई थी तो मुझे आइडिया हुआ। खैर, बिल्कुल, क्लोथ, फैब्रिक, कपड़ा। तो क्या मैं इसको कह दूंगी क्या है, क्लोथ को मैं कहाँ फिट करूंगा, मटेरियल में फिट करूंगा, या लेबर में फिट करूंगा, या ओवरहेड में फिट करूंगा? मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ अब, अगली बात जो करूंगा। हाँ, मटेरियल में फिट करूंगा, लेबर में फिट करूंगा, या ओवरहेड में फिट करूंगा? ऑब्वियसली 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 ट्रेसेबल है। फॉर एग्जाम्पल वुड, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल फैब्रिक। सही है, बात समझ आ रही है? गौर से सुनिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, मटेरियल के बाद लेबर भी क्या होता है, लेबर भी ट्रेसेबल है। जो दर्जी होता है, दर्जी दर्जी होता है ना भाई, सही वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, दर्जी नहीं 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 नहीं, दर्जी नहीं, नाराज हो जाएगा बंदा। दर्जी नहीं, क्या कहते हैं उसको आजकल? दर्जी नहीं कहते, क्या कहते हैं? डिजाइनर। हाँ भाई, नया नाम क्या है? डिजाइनर। टेलर नहीं, टेलर से भी नाराज हो जाता है यार, अल्लाह माफ करे। डिजाइनर कहेंगे ना आजकल, जो नया शशके वाला नाम है। हाँ जी। खैर, तो आपने अपने सॉरी, डिजाइनर को आपने जो है देने हैं पैसे, तो वो भी तो कॉस्ट है, वो भी तो ट्रेसेबल है, ट्रेसेबल है ना, आइडेंटिफाइबल है, एग्री करेंगे? वो पहले से बताया था 1,500 रुपये लूंगा, पहले से बताया था 2,000 रुपये लूंगा, एक सूट सिल लेंगे। ऐसा है नहीं है? हाँ जी, 1,200 रुपये लूंगा अगर बिल्कुल बेसिक सूट है तो ये कॉस्ट भी ट्रेसेबल हो गई। एक सूट में कितने रुपए की लेबर कॉस्ट आइडेंटिफाई करना आसान है, आसान है, एग्री करेंगे? अच्छा, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं ओवरहेड्स। मुझे एक बात बताएं, क्या एक यूनिट बनाने में कितने रुपए का रेंट लगा, आइडेंटिफाई करना आसान है? डॉलर कंपनी क्या क्या बनाती है? डॉलर कंपनी, डॉलर कंपनी बनाती है पेन, डॉलर कंपनी बनाती है पेंसिल, डॉलर कंपनी बनाती है बोर्ड मार्कर। नाम सुना है आपने डॉलर कंपनी का? पेन देखे डॉलर कंपनी के? बोर्ड मार्कर तो देखे ही होंगे यार, जब वो फिजिकल क्लासेस होती थी स्कूल कॉलेजों वगैरह में। बोर्ड मार्कर अक्सर डॉलर कंपनी का होता था। इंक पेन डॉलर कंपनी का होता था। पॉइंटेड डॉलर कंपनी का होता था। हाँ भाई, ऐसा है नहीं है?
अब आप मुझे एक बात बताओ, जो रेंट है डॉलर कंपनी का, वो डॉलर डॉलर की फैक्ट्री का, वो 10 लाख रुपए का है। सुनिएगा मेरी बात गौर से। हम्म। तो कहने का मतलब है कि अगर आप डॉलर कंपनी की बात करें तो, नहीं अभी बस अजान हमारे यहाँ हो रही है, 5 मिनट बाद होगी तो फिर हम क्लास एंड कर देंगे फालतू को। तो मैं ये कहता, डॉलर कंपनी में इतनी सारी चीजें बनती हैं कि एक यूनिट पे कितने रुपए का रेंट चार्ज करूं? 10 लाख रुपए का रेंट में क्या पेन पे चार्ज कर दूं? नहीं, पेंसिल भी तो है, बोर्ड मार्कर भी तो है। अच्छा, मैं बोर्ड मार्कर पे चार्ज करता हूँ? नहीं, पेंसिल भी तो है, पेन भी तो है। तो 1 रुपए, एक यूनिट पे कितने रुपए का रेंट लगा, ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। आसान नहीं है। बिजली का बिल डॉलर कंपनी का आ रहा है 50 लाख रुपए का जी, बहुत महंगी हो गई बिजली। अभी तो 50 लाख रुपए इतना ही आता है भाई कॉर्पोरेट का बिजली का बिल। मैं बता रहा हूँ, मैं कैसे लोगों को जानता हूँ, उनका वाकई 30-40 लाख रुपए का बिल पहले आता था, अब तो पता नहीं कितना आता होगा। मजाक के अलावा सीरियसली स्पीकिंग, तो अगर 50 लाख रुपए का किसी का बिजली का बिल आया, तो ये 50 लाख रुपए का जो बिजली का बिल है, उसमें एक प्रोडक्ट नहीं बना, उसमें पेन भी बना है, पेंसिल भी बनी है, बोर्ड मार्कर भी बना है, इंक पेन भी बना है, पॉइंटर भी बना है, कलर पेंसिल भी बनी है। इस पावर के बिल को, पावर बिल कहते हैं बिजली को, इस पावर के बिल को क्या 1 मिनट में आइडेंटिफाई करना आसान है? जवाब दें, यस और नो। हाँ, क्या पावर की कॉस्ट को 1 मिनट पे समेटना आसान है? नहीं 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 नहीं, मसला हो जाएगा, फंस जाएंगे, परेशानी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, मसला हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हमें इस टॉपिक पढ़ेंगे, ये हमारे टॉपिक का पार्ट है, किस तरह ये 50 लाख को 1 मिनट में लाना है। इसका पूरा एक ऑर्गेनाइज मैनर है, एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा तरीकेकार है, वो इंशाल्लाह वक्त आने पे पढ़ेंगे आगे ओवरहेड के टॉपिक में। तो मगर ये भी नॉन ट्रेसेबल इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगी, ओवरहेड में आएगी। इसी तरह डेप्रिसिएशन, मशीन की डेप्रिसिएशन, एक ही मशीन से सारे चीजें बन रही हैं। एक मोल्डिंग मशीन है, मोल्डिंग मशीन समझते हैं? मोल्डिंग मीन जो मोल्ड किया जाता है, शेप में लाया जाता है, प्लास्टिक को मोल्ड किया जाता है। तो मोल्डिंग मशीन से पेन भी बन रहा है, पेंसिल भी बन रही है, बोर्ड मार्कर भी बन रहा है। तो मोल्डिंग मशीन की डेप्रिसिएशन भी अगेन ट्रेसेबल नहीं है भाई। अब मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है? ये बात समझ आ गई? इसी तरह मटीरियल भी दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटीरियल, जो कि ट्रेसेबल होता है। एक होता है इनडायरेक्ट मटीरियल, जो कि नॉन ट्रेसेबल होता है। लकड़ी जो लग रही है, कुर्सी बनाने के लिए जो लकड़ी लग रही है, क्या लग रहा है? लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है? गौर से सोच के बताएंगे। जब हमने कुर्सी बनवानी है, तो कुर्सी बनाने के लिए जो लकड़ी है, वो आपको क्या लगता है, डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? जवाब दें सोच के प्लीज यार, पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ी देर टाइम रह गया, नमाज का टाइम हो जाएगा, क्लास एंड हो जाएगी। आज छोटी क्लास है। सही कह रहे हैं फाज रजा, सना ताहिर सही कह रहे हैं, शाइस्ता सही कह रहे हैं, लाइबा सही कह रहे हैं, और बाकी लोग भी ट्राई करें, माशाल्लाह काफी लोग हैं अभी भी। ठीक है ठीक है ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मगर मुझे एक बात बताएं, जो 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 पॉलिश होती है, पॉलिश पॉलिश देखी कभी आपने? पॉलिश ड्रम में आती है, पॉलिश एक चेयर की अलग से नहीं आती है, पता है आपको? बाल्टी जिसे कहते हैं उर्दू में, अल्लाह माफ करे, क्या क्या मुझे बोलना पड़ रहा है, बाल्टी कहते हैं ना? हाँ, ड्रम कहते हैं, ड्रम ज्यादा मौजे वर्ड है, बकेट कह ले चले, ज्यादा अच्छा वर्ड है, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो वो जो बकेट आती है, जो बकेट में पॉलिश आती है, तो उस बकेट से सिर्फ एक चेयर थोड़ी पॉलिश होती है, उससे तो चेयर भी हो जाती है, टेबल भी हो जाती है, और चेयर भी हो जाती है। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो वो जो बकेट आ रही है आपके पास, बकेट, उस बकेट से एक शेयर नहीं ट्रेस जो हो रही, उससे तो बहुत सारी शेयर पॉलिश हो रही हैं। तो वो जो पॉलिश है ना, वो कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। मैं ये नहीं कह रहा मटेरियल नहीं, मटेरियल है। मेरी बात समझ आ रही है? मटेरियल तो है। देखो, मटेरियल इसलिए है क्योंकि वो प्रोडक्ट पे लग रहा है। बात तुमने बात की थी कि जो विजिबल हो, विजिबल तो है, पॉलिश खराब होगी, पॉलिश नजर आएगा, बुरा लगेगा प्रोडक्ट। इसी इतना गिलू, गिलू के बारे में क्या ख्याल है? गिलू डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है? एक कुर्सी में कितने रुपए का ग्लू लगा, ये आइडेंटिफाई करना आसान है। पॉलिश में तो मसला आ रहा है, पॉलिश आइडेंटिफाई करना आसान नहीं, क्योंकि पॉलिश का ड्रम मैंने लिया था लेट से 5,000 रुपए का। अब 5,000 रुपए के ड्रम में मैंने कितने रुपए की पॉलिश एक चेयर पे लगाई, वो इतना आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। गिलू के बारे में क्या ख्याल है? गिलू के बारे में आप क्या कहेंगे? गिलू डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है? गिलू समझते हैं? गिलू लगानी पड़ेगी ना उसके जो पाए जोड़ने के लिए, लकड़ी को जोड़ने के लिए। प्लीज पार्टिसिपेट करें, क्या कहते हैं आप? गिल्लू के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त यार, बहुत अच्छी, नाइस पार्टिसिपेशन, वेरी गुड यार, जबरदस्त, सही कह रहे हैं फाद रजा, सना ताहिर, लाइबा, शाइस्ता, बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सही कह रहे हैं अवैस, सही कह रहे हैं सुदैस, वेरी गुड। मोहम्मद अहमद इसरार, बहुत अच्छे, जबरदस्त यार, नाइस पार्टिसिपेशन। देखो तुम लोग के भी जवाब आने शुरू हो गए माशाल्लाह। तो कहने का मतलब है कि यार ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब मैं आपसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। कमीज बनाने, कमीज फैब्रिक,
फैब्रिक जो कपड़ा है वो डायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट मटेरियल है? आपने मुझे बताया कि ग्लू इनडायरेक्ट मटेरियल है और आपने जो पॉलिश इनडायरेक्ट मटेरियल है। फैब्रिक के बारे में क्या कहेंगे? फैब्रिक बिल्कुल सही कहा हारिस खान, आपने सही कह रहे हैं। मोहम्मद अहमद इसरार अवैध सही कह रहे हैं। मोहम्मद अवैध सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। शाइस्ता फाज़ सही कह रहे हैं। सनत आए सही कह रहे हैं। लाइबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी सोचे ना यार, जवाब दें, शाबाश। आप लोग जितना पार्टिसिपेट करते हो उतना मुझे मजा आता है। तो बिल्कुल सही कहा जी, वेरी गुड, डायरेक्ट मटेरियल है। बट मुझे बताओ धागे के बारे में क्या ख्याल है? धागा 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 नहीं होता, धागा जो गिट्टी में आता है, थ्रेड थ्रेड। क्या एक कमीज में कितने रुपए का धागा लगा आइडेंटिफाई करना आसान है? धागे की तो रील होती है ना, मेरे ख्याल से उसको रील कहते हैं, गिट्टी को रील कहते हैं। नहीं यार, सही कह रहे हैं आप लोग। हारिस खान बिल्कुल सही है। अवैध सही कह रहे हैं। मोहम्मद अहमद इसरार सही कह रहे हैं। सना ताहिर, लाइबा, शाइस्ता सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुदेश कि ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है यार, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो फैब्रिक डायरेक्ट है। अच्छा, अब मैं बड़ा फनी सवाल करता हूँ, इसके बारे में मुझे बताइएगा। यार जो बटन लगा है कमीज में, मेरी कमीज में कुछ बटन लगे हुए हैं, क्या लगता है बटन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? थ्रेड आपने इनडायरेक्ट बोला है और फैब्रिक आपने बोला है। अब यहाँ मजा आएगा ना यार। नहीं ना, वो सही आता है, आपने ये वाला बताया। हारिस खान सही बताया आपने, फारजा सही बताया। जो कमीज में मेरे बटन लगे हुए हैं ये अक्सर मैं पूछता हूँ। वेरी गुड, आज मुझे बहुत अच्छा आंसर मिल रहा है यार, माशाल्लाह। बहुत फोकस से लेक्चर देख रहे हो तुम लोग। हालांकि कोई प्रेजेंटेशन नहीं चल रही है, कोई चीजें नहीं उड़ रही हैं, कोई मेरी तस्वीर नहीं आ रही है, मगर आई एम ग्लैड कि यार तुम लोग सीरियसली माशाल्लाह फोकस के साथ चीजें कर रहे हो। बहुत अच्छी बात की, जबरदस्त बात हो गई। हारिस खान, फाद रदा, अवैस, सना ताहिर, लाइबा, सुदैस, हिना, बिल्कुल सही है, बटन डायरेक्ट है। मैं अभी चाहूं तो गिन सकता हूं कि मेरी कमीज में कितने बटन लगे हुए हैं। दो बटन एक कप पे लगे हैं, दो बटन एक कप पे लगे हुए हैं, और जो मेरा जो है, क्या कहते हैं, ऊपर गले के पास जो है वो चार बटन लगे हुए हैं, तो ये तकरीबन 8 बटन हो गए। तो यार ये 8 बटन तो ट्रेसेबल हो गए ना? शायद मेरी बात समझ आ रही? मैं तो आसानी से गिन सकता हूँ बटन भाई। बटन को क्या ट्रेस करना मुश्किल है? हाँ, धागे को ट्रेस करना मुश्किल है, कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर धागा लगा वो तो आइडेंटिफाई करना आसानी है। किलोमीटर मजाक में कह रहा था मैं। कोई मतलब सॉरी नहीं कहना है भाई, ये तो सीखने के लिए बैठे हैं हम। ठीक है, क्लियर है ना? बात समझ आ गई? रीजन समझ आ गया? रीजन समझ आ गया? अच्छा चलो यार, यहीं तक रखते हैं। अच्छा ऐसा है सिस्टम यार, देखो मेरी ना, अब मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा। मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा जो कि आपको नेक्स्ट क्लास से पहले देखने होंगे। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी। नेक्स्ट ट्यूसडे की क्लास से पहले पहले आपने देखने होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले देखने होंगे। अच्छा यार, लेक्चर का फॉर्मेट यही है, ये बिल्कुल सीधा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, जिस तरह आज आपने लाइव इंटरेक्टिव क्लास ली, आपने पार्टिसिपेट किया, मजा आया आपको भी, मुझे भी मजा आया। बिल्कुल इसी फॉर्मेट की क्लासेस है। इन क्लासेस के दो फायदे हो जाते हैं। पहला फायदा इन क्लासेस से ये हो जाता है कि यार आपको लाइव वाली फीलिंग आती है, लाइव वाली फीलिंग आती है। इस तरह अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं उस तरह, बस फर्क ये होगा मैं आपसे डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, मैं उन लोगों से बात करूंगा जो उस वक्त क्लास में थे। दूसरा फायदा ये होता है इस तरह की क्लासेस में कि लोगों की क्वेरीज भी साथ साथ रिजॉल्व हो जाती है। किसी के सामने कोई सवाल होगा ना, तो वो मैं, मेरी आदत है कि मैं हर बंदे का चैट, अभी आप देखो मैं नाम ले लेके हर किसी का चैट पढ़ रहा हूँ। ये मैं आज नहीं, ये मैं पुराने लेक्चर में भी करता हूँ। ठीक है, तो जो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी इनकी आप रिकॉर्डिंग सुनो आराम से, डेमो वेमो अवेलेबल है। ठीक है, और फिर आप ट्यूसडे को मुझसे मिलो। ट्यूसडे को हम बात आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से नहीं बढ़ाएंगे, जहां से रिकॉर्डेड खत्म हो रहा वहां से बढ़ाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज है थर्सडे, मैं आपको दो, ऑलमोस्ट दो के करीब लेक्चर दूंगा, दो तीन वीडियोस दूंगा। वो आप ट्यूसडे तक देख लो यार, देखो इतना तो आप कर सकते हो ना। फिर ट्यूसडे को मेरे पास लाइव में हो, मैं फिर वहां से स्टार्ट करूंगा जहां मैंने छोड़ा होगा, उस जगह पे। मैं पोर्टल पे भी अपलोड करूंगा और मैं आपको जनरल लिंक भी दे दूंगा। पोर्टल ओपन फॉर ऑल होगा, कैसे पोर्टल एक्सेस करना है मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, सिंपल 1 क्लिक से। ठीक है, फिर ट्यूसडे को आपने लाइव में आना है, जैसे आज आप आए हो। और फिर थर्सडे को भी लाइव में आना है। ट्यूसडे थर्सडे के दरमियान मैं कोशिश करूंगा कोई आपको क्लास ना दूं। तो ट्यूसडे थर्सडे आप लाइव आओगे, फिर उसी इतना आगे फिर रिकॉर्डेड चलता रहेगा। आप ये समझ रहे हो हमारा फॉर्मेट क्या होगा? कि हम 2 दिन लाइव मिला करेंगे, ट्यूसडे और थर्सडे, और बाकी दिन हम रिकॉर्डेड के थ्रू हम कवर करेंगे। और आपने वादा करना है कि यार बैकलॉग नहीं रखना। और परेशानी की बात इसलिए नहीं होगी इंशाल्लाह, जिस फॉर्मेट में आज क्लास हुई है ना, इसी फॉर्मेट में रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। मैंने कोई आइसोलेशन में बैठ के अपने माइंड सेट से रिकॉर्डिंग नहीं की है, स्टूडेंट के लेवल पे जाके क्लास हुई है वो। जिस तरह आज स्टूडेंट के लेवल पे बात हो रही है, आगे के लेक्चर में भी बात होगी। और डेमो अवेलेबल है, आप आराम से सुकून से पूरा सितंबर डेमो लें और फिर उसके बाद डिसाइड करें। ठीक है जी, चलें, बात समझ आई? आज की क्लास में कुछ मजा आया? अभी तो खैर बेसिक है, चीजों को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। चले, ट्यूसडे को इंशाल्लाह बात होती है इसी टाइम पे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। और ग्रुप फॉलो कर दीजिएगा, कोई ग्रुप में नहीं है ये नंबर नोट कर ले, मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। उसमें हैंड आउट भी आ जाएंगे, क्लास का लिंक भी आ जाएगा, डेमो लेक्चर भी आ जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ जाएंगे, सारी गाइडेंस आ जाएगी। और कोई पर्सनली मुझे इनबॉक्स करना चाहे कर ले, मेरी एक क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बस जैसे कहते हैं ना कि इसमें अभी तक जो है वो काबिल बनाया हुआ है कि मैं इंडिविजुअल क्वेरीज भी रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ बच्चों की।
तो कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर सकते हो। नमाज पढ़ ले, नमाज का टाइम हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक के बाद एमएफए की क्लास शुरू होगी, ठीक है। ग्रुप पे डेमो लेक्चर का लिंक और सब चीज़ों का लिंक आ जाएगा ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है आप तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज पढ़ लीजिएगा प्लीज जल्दी से।